नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी, मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, कांग्रेस से सांसद हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से सर आपको नमस्कार। नमस्कार भाई। सर, आप बिहार से आते हो, बिहार की राजनीति में बदलाव है, राहुल गांधी जी लगातार रैली कर रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हो? देखिए, बिहार के लोग पिछले कई सालों से, कई दशकों से हिंदुस्तान के नक्शे में सबसे कमज़ोर दिखने वाली स्टेट है। और पिछले 20 साल से बीजेपी और नीतीश जी की सरकार चल रही है वहाँ पे। और हमने देखा कि हमारी हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रही है। हमारे आबादी का लगभग 1/4 पॉपुलेशन हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। तो ये स्थिति बहुत ही दयनीय है और इसी को देखते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी चाहते हैं कि वहाँ पे बदलाव हो और वहाँ पे जो पोटेंशियल है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान में हर फैक्ट्री में होंगे, हर मॉल में होंगे, हर ऑफिस में होंगे, लेकिन एक मज़दूर के तौर पे होंगे। हरियाणा, पंजाब में हमारे यहाँ के किसान जाते हैं वहाँ मज़दूरी करने के लिए। तो जो हम वहाँ करना चाहते हैं या कर रहे हैं मजबूरी में, वो हम चाहते हैं कि बिहार में रह के करें, ताकि वो अपने परिवार के साथ और बिहार की भी तरक्की हो। राहुल गांधी जी लगातार बिहार की जो रैली कर रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि वो राहुल गांधी जी को सीरियस नहीं लेते। क्या राहुल गांधी जी कुछ बदलाव कर सकते हैं बिहार के अंदर? जब हमारी हुकूमत जब तक थी तो हिंदुस्तान में बिहार जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है उसमें गिना जाता था। तो जो ये कह रहे हैं, ये जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाज लोग हैं और झूठ परोसना ही उनका मकसद है। तो उनको सीरियसली पब्लिक नहीं लेती, क्योंकि पिछले 10 सालों में एक एक आदमी जान गया है कि बीजेपी की, आरएसएस की, मोदी जी की या जो नेता हैं उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी क्या हकीकत है। क्या बिहार में इंडिया गठबंधन जो है वो एक साथ चुनाव लड़ेगा या अलग अलग चुनाव लड़ेगा? देखिए, अभी चुनाव आएगा तभी सब क्लियर होगा, लेकिन जहाँ तक पार्लियामेंट है, हम लोग मिल के लड़े थे, तो उम्मीद है कि असेंबली भी हम लोग मिल के लड़ेंगे। विपक्ष लगातार आप पे सवाल उठाता है कि दिल्ली से किसी स्टेट में अगर कांग्रेस की सरकार है तो दिल्ली से ही राजनीति चलती है। क्या ऐसा है कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब जी ही दिल्ली से ऑर्डर करेंगे तो सीएम वो बनेगा? बीजेपी और विपक्ष ये कहता है कि हम जनता में से निकालते हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो दिल्ली से तय करती है। हमारे यहाँ अगर अभी का आप देखेंगे, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे कर्नाटका में हो, पहले भी मुख्यमंत्री थे, एमएलएज ने चुना उनको, ठीक है। उसी तरह तेलंगाना की बात करें अगर हम, वहाँ भी वो सीनियर एमएलए रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह के पूरे तेलंगाना के लोगों के वजह से वो मुख्यमंत्री बने हैं। आप बीजेपी की बात कीजिए, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात करें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या राजस्थान के मुख्यमंत्री और भी कई, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इसमें से कितने का नाम आप बता देंगे? या आप सड़क पे जाके पूछें इनका बैकग्राउंड क्या है। मैं ये नहीं कहता है कि उनकी काबिलियत में कमी होगी, लेकिन उनके यहाँ तो इमीडिएटली जो है फ़ैसला होता है एक ही जगह से, और वो कोई भी हो सकता है। वहाँ पे जो एमएलए चुन के आते हैं या पब्लिक जिनको पहचानती है उसको नहीं बनाते, ताकि उनका जो सिग्नेचर जो है वो किसी भी कागज़ में लिया जा सके। और जो गंभीर या सीनियर नेता हैं उनसे ये खिलवाड़ नहीं हो सकता। तो ये तो अपनी जो करतूतें हैं वो हम पे थोप रहे हैं। सिर्फ भी एक कांग्रेसी सिपाही के नाते ये है कि हम कांग्रेस हर ज़िला, हर ब्लॉक, हर पंचायत में कैसे मजबूत हो, हर वार्ड में कैसे मजबूत हो,
गठबंधन होगा तो हम जहाँ खुद लड़ेंगे जीतने के लिए लड़ेंगे, और अगर हमारे जहाँ हमारे पार्टनर अलायंस के होंगे तो उनको जिताने में हमारी पूरी योगदान रहेगी। हमारा मकसद बस इतना ही है। सर अब की बार फिर ईवीएम पे सवाल उठाया जाएगा क्या, कि महाराष्ट्र में राहुल जी जहाँ भी रैली कर रहे हैं तो ईवीएम मशीन पर सवाल उठाया जा रहा है, कि बिहार के चुनाव में भी ईवीएम मशीन पर सवाल उठाया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि अगर आप बैलेट से करा लें, आप देखिएगा हिंदुस्तान में कहीं भी उनकी सरकार नहीं बनेगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 100 का आंकड़ा पार होना इनके लिए मुश्किल होगा। ये जितना खेल हो रहा है ईवीएम से हो रहा है। ऐसा क्यों? आप देखिए वो जवाब क्यों नहीं दे रही है जो हाँ चुनाव आयोग जवाब दे। राहुल गांधी जी ने कुछ सवालात किए, तो अगर सही हैं आप तो उसका जवाब दीजिए, पब्लिक में बताइए क्यों 6 महीने में 40 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए, एक एक बिल्डिंग में 6,000 7,000 वोट बढ़ गए, कैसे हो गया ये? कहाँ के थे ये लोग? और वहीं पे बढ़ाया जहाँ पे जो नतीजा है वो बीजेपी के पक्ष में हुआ। ये कैसे हुआ? मैजिक तो है नहीं, ये तो सिंपल कॉमन सेंस है। अब राजनीति जाति धर्म पर भटकी है क्या? इनकी जो बुनियाद है वो नफ़रत पे है। ये अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, जानते हैं हम लोग सब लोग। अंग्रेज़ों की मदद करते थे। जहाँ कांग्रेस और हिंदुस्तान के लोग एकजुट होके अंग्रेज़ों को हटाना चाहते थे, वहीं वो उसकी मदद करते थे। जितने भी आंदोलन हुए उसमें उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। वो पेंशन वो लेते थे, है ना। तो इनका तो फिलॉसफी वही है जो अंग्रेज़ों का था कि डिवाइड एंड रूल, और वही करना चाहते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान के लोग अच्छी तरह पहचान गए हैं कि जब आप किसी भी सोसाइटी को, किसी भी गांव को, किसी भी वार्ड को, किसी भी शहर को अगर आप जाति पे या और किसी चीज़ पे बांटेंगे तो वहाँ की तरक्की रुक जाती है, भाईचारगी ख़त्म हो जाती है, और तनाव में कोई भी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो ये तनाव में झूठ फैला के, फरेब फैला के, मीडिया के ज़रिए ख़ास करके, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। तो सर मेरा एक सवाल, जो मीडिया से आया तो लगातार मैं देख रहा था कि मीडिया पे सवाल उठाए जाते हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हैं आजकल। राहुल जी, अखिलेश यादव जी, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यूट्यूबर एक मीडिया से बड़े बेटर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहे हैं लेकिन मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रहे। आप मीडिया पे क्या कहना चाहते हो जुनेश? मीडिया तो वो तो टर्म बन गया है, शायद ही हिंदुस्तान के अलावा और कहीं होगा कि गोदी मीडिया है। आप जब भी कोई भी शख्स, चाहे वो विपक्ष का हो या आम आदमी हो, सरकार या मोदी जी के ख़िलाफ़ कुछ बोलता है तो उसको राष्ट्रवाद के ख़िलाफ़ बोल दिया जाता है। यहाँ के कभी कभी देखा है आपने, ये 24 घंटे ये मोदी जी की, बीजेपी की कैंपेन करते हैं, ये अपना नैरेटिव चलाते हैं। और अगर ऑपोजिशन कोई भी जाता है या पब्लिक जाती है तो उसकी बातें दबा दी जाती है, जिस तरह पार्लियामेंट में दबा दी जाती है। तो ये तो तानाशाही की तरफ जा रहा है। अब तानाशाही है ही है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक लास्ट मेरा सवाल है कि क्या चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगी जाएगी? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इन लोग ने बहुत कोशिश की, घर घर सिंदूर भी ले गए। हमने वीडियो भी देखा, कुछ औरतें जो है बहुत कड़े मिजाज से उन लोगों को बताया भी सिंदूर देने का हक किसको है। अगर मेरी बहन है कोई, या मेरी माता जी है, या मेरी बच्ची है जिसकी शादी हो गई हो, या पड़ोस के बच्ची की शादी हो गई हो, तो उसका सिंदूर क्या आप देंगे? ये तो क्या बोलते हैं, सरासर अपमान है, आस्था का अपमान है। तो ये लोग इतने नीचे स्तर पर गिर जाएंगे, ये तो कभी किसी समाज में होता नहीं होगा। दूसरा ये है कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने, हमारे एलओपी ने, राहुल गांधी जी ने लिख के दिया, खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने, कि भाई आप स्पेशल सेशन बुलाइए, जानकारी दीजिए कि क्या हुआ, क्या हो रहा है। हम लोग तो खुलेआम उनके साथ हैं। यहाँ तक कि जो ये फॉरेन डेलीगेशन पार्लियामेंटेरियंस को भेजा गया है उसमें हमारे भी लोग हैं, सभी पार्टी के लोग हैं। और हम लोग जो सरकार का जो भी
दायरा है अपना मैसेज पहुंचाने का, वही पहुंचा रहे हैं, हिंदुस्तान के हित में पहुंचा रहे हैं। हम सेना के साथ हैं। हमने तो नहीं कहा कि आप वापस आ जाइए, हमने तो नहीं कहा कि आप जो है किसी अमेरिका का प्रेसिडेंट बोलेगा सीज़ फायर करेगा, आप जो है आप उसकी हुक्म पे आप डर के सीज़ फायर कर लिए। क्या कहते थे ये गोडी मीडिया कि इस्लामाबाद हमने फ़तेह कर ली और क्या क्या हैदराबाद और पता नहीं क्या क्या जो भी वहाँ पे सिटीज़ है या प्रोविंसेस हैं उसके बारे में कहा था। जब हमने वो कब्ज़ा कर ही लिया था तो आप कहाँ छोड़ के आ गए? भाई इंदिरा गांधी को याद कीजिए, उन्होंने तो 2 टुकड़े कर दिए। उसके लिए उस वक्त तो कई मुल्कों ने उनको दबाव दिया कि नहीं आप मत लड़ें। यहाँ तक कि अमेरिका ने अपने जो क्या बोलते हैं नेवल जो वेसल्स है वो तक भेज दिया था। लेकिन हम लोग तो नहीं डरे, हम लोग तो जो है अंजाम दे के बाद ही हम लोग रुके। तो ये तो डरपोक की सरकार है। अंग्रेज़ का जो मुखबिर करे, जो माफ़ी मांगे, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? थैंक यू। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।